जय हिंद दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी के अंदर प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बाद में हमारा एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और ये बड़ा टॉपिक लंबा चलेगा, ठीक है। जो बड़ा टॉपिक का नाम है नदी तंत्र, यानी कि रिवर सिस्टम। हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम पठार पढ़ रहे हैं, इन पठारों को हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हम फिलहाल इनकी छोटी मोटी जानकारी, हम इनके नाम जो हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। बाद में जाके नदी तंत्र के बाद में फिर हिमालय पर्वत करके धीरे धीरे जो है हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। तो चिंता नहीं लेनी है कि पठारों के सिर्फ नाम नाम लिखाए जा रहे हैं, उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है। एक एक चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक है हम। तो आज की इस वाली वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के नाम और थोड़ी बहुत उनकी डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत है क्या। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो है भारत का नीचे वाला हिस्सा, यानी कि सदर्न ए जो भारत सदर्न पार्ट है उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ऐसे जाके जो है ये बनता है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसे बोलते हैं क्या, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप होता क्या है, तो प्रायद्वीप अगर आपको पता हो, प्रायद्वीप एक ऐसी प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो। अब भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर जो है वो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, पानी है इधर। नीचे है हिंद महासागर, इंडियन ओशन, पानी है। और इधर है अरेबियन सी, ये भी क्या है, पानी है। तो तीन ओर से, इधर से इधर से इधर से, तीन ओर से पानी से घिरा है, इस कारण से इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पठार है, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में एक पठार आता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में एक पठार आता है इस पठार से, जिसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार, जिसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार। लेकिन इसको इस नाम से आई थिंक बहुत कम जानते होंगे, सभी इसको जानते होंगे दक्कन का पठार, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है, दक्कन का पठार, या फिर ये कहें कि दक्कन के पठार का जो नाम है वो है महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया दक्कन का पठार। फिर इसके नीचे एक आता है, ठीक है, इसके नीचे जो आता है ये आता है कर्नाटका का पठार, ठीक है, ठीक है, कर्नाटक का पठार। फिर जो है आगे मैंने राज्यों के नाम से देख रहे हैं तो ये इजीली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तब और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक ऐसे कुछ इस प्रकार से इनकी जो है रफली जो है इनको मैं बढ़ा रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर जो आता है ये पड़ता है ये तमिलनाडु, ये सॉरी, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है, लेकिन जो है तेलंगाना कैसे बोलते हैं, तेलंगाना का पठार, ठीक है। और फिर एक आता है इधर, एक आता है इधर आता है, इसे बोलते हैं दंडकारण्य, इसे बोलते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य प्लेटू जो कि कहाँ पर पड़ता है, जो पड़ता है ओडिशा में, जो पड़ता है कहाँ पर, ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में चार पठार है, दक्कन का पठार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दंडकारण्य पठार, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दक्कन का पठार, ठीक है। कर्नाटक में पड़ा जाता है कर्नाटक का पठार, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पड़ा जाता है तेलंगाना का पठार, ठीक है, शायद से इसका विस्तार जो है। और फिर पड़ता है दंडकारण्य पठार जो कि पड़ता है ओडिशा में, ठीक है। तो ये जो है आगे समय में, ठीक है, ये सब पठारों के बारे में, ठीक है। फिर जो है कुछ छोटे मोटे से पॉइंट है पठारों के बारे में, वो क्या है, सबसे पहला आता है दक्कन का पठार। सबसे पहला जो आता है वो आता है दक्कन के पठार के बारे में, ठीक है। जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है, तो ये काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी बोले तो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी बोले तो ब्लैक सॉइल, ठीक है, काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना दक्कन के पठार में, वो यही है कि ये जो दक्कन का पठार है ये किसके लिए जाना जाता है, ये काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कर्नाटक प्लेटो की, तो वो कर्नाटक में है, ठीक है। फिर बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठार, यानी कि जिसे जिन्हें हम प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, ठीक है, कौन सी आकृति में है, तो ये त्रिभुजाकार आकृति में है। कैसी आकृति में है, त्रिभुजाकार आकृति में है, त्रिभुजाकार आकृति में है। अब त्रिभुजाकार आकृति कैसे है, तो अगर आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकारी तो है भाई साहब ऐसे। तो ये त्रिभुजाकार स्थिति में है, ठीक है। पूछे भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो ठीक है, ये नोट लगा के रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, ये सबसे ऊंचा
पठार, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे। भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है लद्दाख का पठार, वो है लद्दाख का पठार, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि लद्दाख का पठार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तो ये अभी हमने सिंपली जो है सिर्फ और सिर्फ नाम, एक आध दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जाने हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जाने हैं भारत के पठारों के बारे में, ठीक है। अब हम एक अपना बड़ा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवर सिस्टम, जिसका नाम है नदी तंत्र, ठीक है। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है, नदी तंत्र, रिवर सिस्टम, ठीक है। रिवर सिस्टम की बात करें, रिवर सिस्टम की बात करें तो भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र हैं। भारत में कितने प्रकार के नदी तंत्र हैं? दो प्रकार के नदी तंत्र हैं। कौन कौन से नदी तंत्र हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बांट लेंगे इनको। पहला जो आता है वो आता है हिमालय नदी तंत्र, पहला आता है हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा जो आता है वो आता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। तो ये भारत का जो नदी तंत्र है वो दो भागों में है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? वो है हिमालय नदी तंत्र, और जो दूसरा है वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, और इसे बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। अब जैसे हिमालय नदी तंत्र में अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखें तो आप कहेंगे कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा। इसमें इसमें भी एक नदी तंत्र आता है, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए आदि, ईटीसी। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप कहेंगे, इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो आप इसमें जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं इसमें भी जो है दो प्रकार है इसके भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को हम बाद में देखेंगे। इसके भी दो एग्जाम, इसके भी जो है वो दो प्रकार है। सबसे पहले जो आता है वो आता है अरब सागर की नदियाँ, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो आता है अरब सागर की नदियाँ, और दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो भारतीय नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? हिमालयन नदी तंत्र है और एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय नदी तंत्र के उदाहरण देखते हैं तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, यानी कि जो नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय की ओर से निकलती है, उन्हें हिमालय नदी तंत्र में रखते हैं, ठीक है। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो कि प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं, ठीक है। इसके भी जो है दो दो प्रकार है। सबसे पहला अरब सागर की नदियाँ, यानी कि जो नदियाँ अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं उन्हें अरब सागर की नदियाँ कहते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, उन वे नदियाँ जो अपना पानी किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बे ऑफ बंगाल की नदियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नदी तंत्र को, ठीक है। हमारे इस नदी तंत्र में हम सबसे जो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। हम सबसे पहले कवर करेंगे किसको? हिमालय नदी तंत्र को, और हिमालय नदी तंत्र में हम सबसे जो पहले पढ़ेंगे वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है? सबसे पहले भाई साहब ये बहती कहाँ पर है? तो हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से बहती है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उद्गम कहाँ से होता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का बनाते हैं मैप, ठीक है, साइड में बना देते हैं भारत का मैप, ठीक है। ठीक है, ये बन गया भारत का अपना मैप। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, इधर जो है, इधर तिब्बत में पड़ता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से, इसके पिघलने से फिर इसके बगल में एक लेक बनती है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। इसके पिघलने से मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील बनती है, ठीक है, इसके पिघलने से। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बनी मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है। कैसे आती है फिर ये? इधर ऐसे ऐसे आएगी,
ठीक है, भारत में प्रवेश नहीं किया। भारत में ये प्रवेश करती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश से। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कौन से स्टेट से ये प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे बहती हुई और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये क्या है? ये है बांग्लादेश, ठीक है। कहाँ से? जो यहाँ से जो प्रवेश करती है, इधर पड़ता है नामचा बारवा पर्वत, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कौन सा? नामचा बारवा पर्वत, ठीक है। फिर जो है, लेकिन जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहा जाता है। इसे जो अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? इसे दिहांग नदी बोलते हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम क्यों पड़ा है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर जो इधर पड़ता है, एक एक जिला, एक जो राज्य पड़ता है वो पड़ता है असम, ठीक है। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम जो राज्य है उसमें इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है। फिर जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र न कह करके इसे जमुना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे इसे जमुना नदी कहा जाता है। तो इसके तीन नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या, कौन सा है? वो है दिहांग नदी। असम में पड़ता है इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना नदी। और जहाँ से प्रवेश करती है वो उस माउंटेन का नाम क्या है? नामचा बारवा। कौन से राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। चलिए तो लिखना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, तिब्बत में चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बनी लेक मानसरोवर, पिघलने से बनी लेक मानसरोवर से निकलती है। लेक मानसरोवर से निकलती है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बनी मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है। बात करते हैं, इस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। तिब्बत में क्या नाम है इसका? सांगपो नदी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? दिहांग नदी है। क्या है? दिहांग नदी है। असम में इसका नाम क्या है? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर मैं कहूँ कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? किसमें? बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि तिब्बत में इसका नाम कौन सा है? सांगपो नदी है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। फिर पूछे बांग्लादेश में क्या नाम है इसका, तो आप क्या कहेंगे कि जो बांग्लादेश है, कि जो बांग्लादेश में उसमें इसे जो कहते हैं वो कहते हैं जमुना नदी, वो कहते हैं जमुना नदी, ठीक है। तो इसके चार अलग अलग नाम हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप कहेंगे दिहांग नदी। फिर आप कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम, ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में जाकर के मिलता है, तो आप कहेंगे असम, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से व्यक्त हुआ है कि आपसे पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या है। प्रारंभिक नाम बोली तो शुरू में नाम क्या पड़ता है? तो शुरू में कहाँ बहती है? तिब्बत में बहती है। तिब्बत में क्या कहते हैं? इसे सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा इतनी सी बातें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। फिर अगली बात पर आते हैं। अगली बात क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत के दो स्टेट में बहती है। ये है भारत के दो राज्यों में बहती है, दो राज्यों में बहती है। वो दो राज्य कौन कौन से? एक तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और एक हो जाएगा असम। एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एक हो जाएगा असम, ठीक है। बात करें सबसे पहले, जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये है सबसे पहले, यह है सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामचा बारवा, नामचा बारवा माउंटेन, नामचा बारवा पर्वत या यांगयाप दर्रा, या यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। ये क्या है भैया? तो जब मैंने बोला था कि इधर लेक मानसरोवर से ऐसे निकलती है, फिर ये ऐसे जो है इधर जो पड़ता है अपना अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से प्रवेश करती है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है नामचा बारवा माउंटेन, यहाँ पर पड़ता है नामचा बारवा माउंटेन। अगर माउंटेन पूछे तो नामचा बारवा कहेंगे, लेकिन अगर पास पूछे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। माउंटेन पूछे तो नामचा बारवा माउंटेन से प्रवेश करती है और पास पूछे तो यांगयाप दर्रा आप कह देंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है,
ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर है। अंतर्राष्ट्रीय रिवर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखो तिब्बत में बहती है। अब तिब्बत इस समय किसका भाग है, चीन का भाग है। फिर ये भारत में बहती है, फिर ये भारत में बहती है, फिर ये कहाँ पर जाती है, बांग्लादेश में जाती है, फिर ये बांग्लादेश में जाती है। अब ये 3 देशों में जाती है, तो ये क्या हो गई, ये एक इंटरनेशनल रिवर हो गई। क्या हो गई, इंटरनेशनल रिवर हो गई। क्या बोलते हैं ऐसे कि ब्रह्मपुत्र नदी नाम सुन के भारत की नदी समझे क्या, नहीं, क्या है, इंटरनेशनल रिवर है। ठीक है, तो बात समझ में आ चुकी है कि ये क्या है, यह एक इंटरनेशनल रिवर है। यह एक इंटरनेशनल रिवर है, सॉरी। ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर है। ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर है। मुझे इसको कोष्टक में लिखना चाहिए था, लेकिन कोष्ट लग गया रिवर पे ही। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों में बहती है। जो 3 देशों में, जो 3 देशों कौन कौन से हो जाएंगे, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ ना उससे ही नोट्स बना लिया करो, अगर राइटिंग समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, क्या बात की, अंतर्राष्ट्रीय रिवर है जो 3 देशों तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई पूछे, ठीक है, इसकी अगर लेंथ पूछे, अगर इसकी क्या पूछे, लेंथ पूछे, लंबाई पूछे, तो इसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। वो है 2900 किलोमीटर। अगर भारत में पूछे, भारत में पूछे, भारत में लंबाई कितनी है, तो ये है 917 किलोमीटर। 917 किलोमीटर है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इसको नोट बना के लिखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर गंगा नदी क्या है। यह गंगा नदी तो भारत की सबसे लंबी नदी है ना, लेकिन शायद अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चला होगा कि मैंने एक लाइन लिखी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बह रही है, भारत से होकर बहने वाली। ठीक है, भारत से होकर बहने वाली मतलब क्या है कि ये किसी और देश से निकलती है फिर भारत में आती है, तो ये भारत से होकर बह रही है। लेकिन जो गंगा नदी है उसका उद्गम भारत से होता है, और भारत में वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, तो ये सबसे याद रखना। ठीक है, फिर आता है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे असम का शोक कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं, असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक या दुखों की नदी कहा जाता है, या दुखों की नदी कहा जाता है। ठीक है, क्या जाता है इसे, ये क्योंकि क्यों कहा जाता है असम का शोक, क्योंकि असम में क्या कहा, बाढ़ लेके आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे असम का शोक या दुखों की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं, उनमादा पूरे विश्व का सबसे छोटा रिवर आइलैंड है। ठीक है, नदी में बढ़ता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, उन्मादा। और ये जो उन्मादा द्वीप है, ये जो उन्मादा द्वीप है, ये विश्व का सबसे छोटा, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा क्या है, नदीय द्वीप है। क्या है, नदीय द्वीप है। ठीक है, मुझे पता है कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि जल्दबाजी में इस कारण से लिखना पड़ता है। धीरे धीरे लिखूंगा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उससे आप नोट्स पढ़ा लिया करें आराम से। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो उन्मादा द्वीप है ना, ये इस ब्रह्मपुत्र नदी का ही द्वीप है। और ये जो उन्मादा द्वीप है, ये विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है। फिर इसका एक और द्वीप आता है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, जिसका नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा नदीय द्वीप। नदीय द्वीप बोले तो रिवर आइलैंड। ठीक है, रिवर आइलैंड। ठीक है, तो उन्मादा द्वीप संपूर्ण विश्व का सबसे छोटा रिवर आइलैंड, फिर माजुली द्वीप संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। ठीक है, क्लियर हो चुका है इतनी। ठीक है, फिर अगला आता है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है, असम में एक नदी बहती है, लोहित नदी। और इस लोहित नदी पर ढोला को सदिया से जोड़ने के लिए, एक जगह है ढोला और एक जगह है सदिया। ढोला को सदिया से जोड़ने के लिए ढोला सदिया ब्रिज है। क्या है, ढोला सदिया ब्रिज है, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है, और यह सबसे लंबा रिवर ब्रिज है। अब मैं लोहित नदी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोहित नदी जो है वो इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसलिए ये
अच्छा सा बड़ा सा तथ्य बन जाता है, फैक्ट बन जाता है, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो असम में, ठीक है, असम में लोहित नदी पर ढोला ढोला को ढोला को सदिया से ढोला को सदिया से जोड़ने के लिए, असम में लोहित नदी पर ढोला को सदिया से जोड़ने के लिए ढोला सदिया ब्रिज है। क्या है? ढोला सदिया ब्रिज है, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, और यह सबसे लंबा रिवर ब्रिज है, और यह सबसे लंबा रिवर ब्रिज है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? क्या कहा? असम में लोहित नदी पर क्या है? असम में लोहित नदी पर ढोला को सदिया से जोड़ने के लिए ढोला सदिया ब्रिज है। क्या है? ढोला सदिया ब्रिज है, जिसका एक अन्य नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर है, और यह सबसे लंबा रिवर ब्रिज है, और यह सबसे लंबा रिवर ब्रिज है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, तो क्या कहा कि हमने कि जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये ऐसे प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे होती हुई, ऐसे ऐसे होती हुई फिर काबुल चली जाती है, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, इधर कौन सा है? इधर पड़ गया बांग्लादेश। ठीक है, सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक जो नदियां हैं, वो एक तो नदी यहाँ से आकर के ऐसे मिल जाती है, एक नदी ऐसे आकर के मिल जाती है, ठीक है, एक नदी फिर ऐसे आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, ये जो है, ये नदी है सियांग नदी। ये कौन सी नदी है? ये नदी है सियांग नदी। फिर ये वाली जो नदी है, ये वाली नदी है दिबांग नदी। ये वाली जो नदी है, ये दिबांग नदी है, और ये है लोहित नदी। ये है लोहित नदी। ठीक है, सियांग नदी सीधी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं मिलती है, बल्कि ये लोहित नदी की सहायक नदी है। फिर जो दिबांग नदी जब लोहित नदी में मिलती है, फिर जाके लोहित नदी किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है एक रिवर निकल के आती है, जिसका नाम है बारहमासी। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बारहमासी रिवर। ठीक है, फिर एक और रिवर है जिसका नाम है दिकोहू। जिसका नाम है दिकोहू। दिकोहू रिवर हो गई। ठीक है, फिर एक नदी है यहाँ से आती है, जिसका नाम है धनसिरी। जिसका नाम है धनसिरी, और एक जो आती है, एक आती है कोपली। एक आती है कोपली। तो ये रिवर हो गई किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। और ये कैसी हो गई? ये हो गई बाएं हाथ की। ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, यानी कि कौन सी हाथ की? बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। बाएं हाथ की कैसी? क्योंकि देखो ये इधर की तरफ आ रही है ना, इधर की तरफ आ रही है, जब ये इधर जाएगी तो इसका मुंह जो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो ये वाला इस कौन सा हाथ हो गया? इधर की तरफ इसका दायां हाथ हो जाएगा, इधर की तरफ इसका बायां हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी है? ये बाएं हाथ की सहायक नदियाँ है। कौन कौन सी है? सियांग है, लोहित है, बारामासी है, दिकोऊ है, धनसिरी है, कोपली है। लेकिन जो दिबांग नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ये लोहित की सहायक नदी है। लेकिन किसकी नहीं है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अब हम देखते हैं राइट बैंक की। राइट जो दाएं हाथ है, उसकी सहायक नदी देखते हैं। ठीक है, दाएं हाथ में सबसे जो पहली आती है, वो आती है इधर से, एक नदी मिलती है, जिसका नाम है सुबहानश्री। सुबहानश्री नदी आती है। ठीक है, फिर जो एक आती है, एक इधर से आके मिल जाती है, जिसका नाम है बारा नदी। जिसका नाम कौन सा है? बारा नदी। ठीक है, फिर एक नदी इधर से आके मिलती है, जिसका नाम है मानस नदी। जिसका नाम है मानस नदी। फिर एक और आके मिलती है, जिसका नाम है शंकोष नदी। जिसका नाम क्या है? शंकोष नदी है। ठीक है, और फिर एक नदी आके मिलती है, जिसका नाम है तीस्ता नदी। ठीक है, तो ये इसकी संपूर्णतः सहायक नदियाँ हो चुकी है। ठीक है, लेफ्ट बैंक की पूछे तो कोपली, धनसिरी, दिकोहू, बारामासी, लोहित और सियांग नदी। ठीक है, राइट बैंक की पूछे तो सुबहानश्री, बारा नदी, मानस, संकोश और तीस्ता नदी। ठीक है, और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, क्लियर हो चुकी है। संपूर्ण पूछे तो सियांग, लोहित, बारामासी, दिकोहू, धनसिरी, कोपली, सुबहानश्री, बारा नदी, मानस, संकोश और तीस्ता। ठीक है, तो ये हो चुकी है इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, ये पूरी सहायक नदी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर दिबांग की बात करें तो दिबांग इसकी सहायक नदी नहीं है। दिबांग किसकी सहायक नदी है? तो दिबांग लोहित नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं, एक फैक्ट है, ठीक है, सुबहानश्री नदी के बारे में। ठीक है, कि जो
सुभानश्री नदी है ना, सुभानश्री नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है ये? ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और लोहित नदी के नीचे के जो अवसाद हैं, जो लोहित नदी है, ठीक है, जो लोहित नदी है और उस लोहित नदी के नीचे, लोहित नदी के नीचे के जो अवसाद हैं, कि जो सेडिमेंट्स है वो कैसे हैं? वो लाल हैं, वो लाल रंग के हैं, जिसके कारण इसका जो जल है, इसका जो फिर जो जल है, जल का रंग कैसा है? वो लाल है। जल का रंग कैसा है? वो लाल है। इसलिए जो है, जो लोहित नदी है, इसे खूनी नदी भी कहा जाता है, इसे खूनी नदी कहा जाता है, खूनी नदी भी कहा जाता है। पता चल गया क्यों कहा जाता है? पूरी लाइन आपको ऐसे लिखनी है, पूरी लाइन में वो बोल देता हूँ, आपको लिखनी है। लोहित नदी के नीचे के अवसाद, अवसाद को बोलते हैं इंग्लिश में सेडिमेंट। तो लोहित नदी के नीचे के अवसाद लाल रंग के हैं, जिसके कारण इसका जो जल है वो लाल है, जिसके कारण इसका जल लाल है, इसलिए इसे खूनी नदी भी कहा जाता है, इसलिए इसे खूनी नदी भी क्या कहा, खूनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, फिर जो है अपना अगला जो नदी तंत्र आता है वो आता है सिंधु नदी तंत्र, वो आता है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की बात करें, ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बहती है, कैसे कैसे इसको उद्गम होता है। सबसे पहले इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, ड्रॉ करते हैं मैप को। ठीक है, तो ये बन गया मैप। ठीक है, ये बन गया मैप। इधर जो है, इधर इधर एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है बोकर-चू ग्लेशियर। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बोकर-चू ग्लेशियर, बोकर-चू ग्लेशियर। और इस बोकर-चू ग्लेशियर के पास में यहाँ पर एक लेक पाई जाती है जिसका नाम है लेक मानसरोवर। इसका नाम क्या है? लेक मानसरोवर। अब इस लेक मानसरोवर, देखो ये जो भोकरचू है ना, ये तिब्बत में है, कैलाश पर्वत का भाग है। वो कैलाश पर्वत किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। इसको हम हिमालय में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये ऐसे 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 ये नदी निकलती है, फिर ऐसे 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 करके ये पाकिस्तान जाती है, फिर ये कहाँ पे जाती है? अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है, मिल जाती है। ठीक है, ये हो गई सिंधु नदी, ये हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो यहाँ से, देखो यहाँ से प्रवेश करती है। ये स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है दमचोक। इस स्थान का नाम क्या है? दमचोक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और फिर चिल्लास, ये चिल्लास जो है, चिल्लास स्थान है, इस चिल्लास स्थान से भारत से निकल जाती है। ठीक है, तो ये हुई सिंधु नदी, बोकरचू ग्लेशियर। ठीक है, फिर मानसरोवर लेक से निकलती है, दमचोक से प्रवेश करती है भारत में, चिल्लास क्षेत्र है वहाँ से भारत जो सिंधु नदी है निकल जाती है। ठीक है, बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की, सिंधु नदी की कुल लंबाई। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। ठीक है, भारत में कुल लंबाई, भारत में कुल लंबाई, भारत में जो कुल लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। ठीक है, 1114 किलोमीटर भारत में लंबाई है। ठीक है, बात करते हैं फिर आगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। फिर जब इसके उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम में आता है कि सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के कैलाश माउंटेन के पास। ठीक है, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वत के पास, कैलाश पर्वत के पास बोकरचू ग्लेशियर, बोकरचू ग्लेशियर के पास, के पास मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है। ठीक है, अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना तो सिर्फ आपको लिखना है ओरिजिन लेक मानसरोवर से। ठीक है, भोकरचू ग्लेशियर के पास लेक मानसरोवर से। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर मैप नहीं है तो जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरीके से यदि आप भी ड्रॉ करते तो आपको ईज़िली फिर आगे आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो मैंने ये भोकरचू ग्लेशियर बनाया है। फिर जो है आप अपने हिसाब से फिर जिस तरीके से मैंने ये लाइन लिखी है कि सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के, इधर आप लिख सकते हो। फिर ये किसका भाग है, ये कैलाश पर्वत का भाग है। कैलाश पर्वत किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैप आपको जरूर बनाना चाहिए, रफली आप ड्रॉ करें जाए, फिर आपके पास एक प्रॉपर मैप हो, ठीक है। तो वाकई सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वत के पास भोकरचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है। बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है भारत की एक यूटी है। भारत में एकमात्र जो यूटी है वो है लद्दाख, वो है लद्दाख में बहती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कहीं पर नहीं बहती है, ना ही शिमला में बहती है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ बहती है, लद्दाख में बहती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बात करें, यह भारत में दमचोक से प्रवेश करती है, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं, भारत में प्रवेश दमचोक से करती है, ठीक है। और भारत से बाहर, भारत से कहाँ से, कौन सी जगह से बाहर निकलती है, तो चिल्लास से बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है, चिल्लास से बाहर निकलती है। पूरी लाइन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि यह भारत में, यह भारत में दमचोक से प्रवेश करती है। कहाँ से, दमचोक से प्रवेश करती है और चिल्लास से बाहर निकल जाती है, और चिल्लास से बाहर निकल जाती है, ठीक है। बात करें, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो तीन देशों तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है, उसी प्रकार से ये नदी भी क्या है, एक इंटरनेशनल रिवर है। कितने देशों में बहती है, 3 देशों में, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। बात करते हैं कहाँ पर जल गिराती है, तो अरब सागर में जल गिराती है। कहाँ पर गिराती है, अरब सागर में जल गिराती है, अरब सागर में जल गिराती है। हाँ, इससे याद आया कि हमने ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं लिखा था, तो ब्रह्मपुत्र नदी हम लिख सकते हो कि ये कहाँ पे गिराती है, बे ऑफ बंगाल में जो है अपना जल गिराती है। कहाँ में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जो है ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल गिराती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए फिर, ठीक है। जो लद्दाख की जो राजधानी है, ठीक है, लद्दाख की राजधानी जो है, लद्दाख की राजधानी, क्या नाम है लद्दाख की राजधानी का, तो आप कहेंगे लेह। जो लेह है, लद्दाख की राजधानी जो क्या है, लेह है। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ठीक है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर है, दाएं तट पर है। चलिए देखते हैं, एक लोकेशन देख लेते हैं जिससे पता चल जाएगा, ठीक है। ये सिंधु नदी जा रही है, लेह कहाँ पर है, लेह जो पड़ता है वो इधर पड़ता है, ठीक है। इधर के आसपास लेह पड़ता है, तो ये ऐसे जा रही है, तो इसका जो मुंह है वो इधर की तरफ है, इसका मुंह इधर की तरफ है। तो इसका जो राइट हैंड है वो इधर पड़ेगा, लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, ठीक है। तो इसके राइट हैंड पर क्या है, लेह है, तो इसके दाएं तट पर पड़ता है, ठीक है। क्या कहा हमने, लद्दाख की राजधानी जो लेह है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगली बात, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर रेंज के बीच बहती है, ठीक है। सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर रेंज के बीच बहती है, ठीक है। यानी कि इधर लद्दाख रेंज है, इधर जास्कर रेंज है, तो इनके बीच में जो है ये सिंधु नदी बहती है, ठीक है। इन लद्दाख और जास्कर रेंज को हम ट्रांस हिमालय के अंदर पढ़ेंगे जब हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर जो अगली बात करते हैं कि यह भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह है भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में हमने अब तक इतना पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगली क्लास में जो है हम सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो है उनको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। फिर हम सिंधु नदी जल समझौता भी पढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। और फिर हम गंगा नदी तंत्र को, गंगा नदी तंत्र पढ़ लेंगे, और गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं उनको हम फिर उससे अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये नदी नदी तंत्र जो है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको धीरे धीरे हम कवर अप करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।